तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक क्राइम थ्रिलर मूवी को जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो कि बिहार मुजफ्फरपुर शेल्टर केस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। इस मूवी का नाम है भक्षक। इसको आप नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर देख सकते हो। फिलहाल ये ट्रेंडिंग में चल रही है और मूवी काफी ज्यादा भयानक है, चिलिंग है। तो मैं आपको पहले ही वार्निंग देना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात होगी, तो अगर आपका दिल कमजोर है, ऐसी चीजें नहीं देख सकते, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। फिलहाल इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.3 स्टार्स आउट ऑफ 10, जो कि काफी ज्यादा हाई है। बाकी मैंने अभी हाल ही में ही एक काफी इंटरेस्टिंग फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है रोज विला। काफी बढ़िया ट्विस्ट है उसके अंदर, तो अगर आपने उस मूवी को नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, आप डिसअपॉइंट नहीं होने वाले। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है मुनव्वरपुर बिहार से, जहां पर हम किसी होटल के अंदर किसी लड़की की दर्द भरी चीखों को सुन पाते हैं। और तभी सोनू नाम का एक आदमी वहां पर आता है, एक होटल रूम में जाता है जहां पर एक माइनर लड़की बिस्तर पर पड़ी हुई थी, दर्द से चीख और चिल्ला रही थी। और वहीं एक आदमी था जिसको ठेकेदार कहते हैं, वो पास में बैठा हुआ हंस रहा था। अब सोनू उससे ये पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ है। असल में सोनू ने इस लड़की को ठेकेदार के पास में कुछ गलत काम करने के लिए भेजा था, लेकिन ऑब्वियसली लड़की ने यहाँ पर ऐसा करने से मना कर दिया, जिसके चलते ठेकेदार ने कुछ ऐसा कर दिया था जिसके चलते वो लड़की दर्द से चिल्ला रही थी। और यहाँ पर मुझे बोलने में भी काफी ज्यादा हिचक हो रही है। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आपको गलत काम का मतलब समझ में आ गया होगा। खैर, अब सोनू यहाँ पर थोड़ी बहुत बात करता है कि लड़की का क्या करना है, और फाइनली वो उस लड़की को जान से मार देता है। अब ये इस लड़की को मारकर उसे शमशान घाट में लेकर आते हैं, और वहाँ पर एक आदमी को उसे देखकर सोनू ये बोलता है कि ये लड़की अनाथ है, तो इसे जलाकर खत्म कर दो। वो बोलता है कि ये वंशी साहू का माल है या फिर उससे रिलेटेड चीज है, तो यहाँ पर ये बॉडी आई, उसने उसको जला दिया, ये भूल जाए। जिसके साथ ये सीन शिफ्ट हो जाता है। लेकिन आगे जाने से पहले मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग देना चाहता हूँ। ये पूरी मूवी एक बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव टॉपिक से डील कर रही है, स्ट्रिक्टली फॉर मैच्योर ऑडियंसेस के लिए है। तो कमजोर दिल वाले सोच समझ कर ही आगे बढ़ना। और कहानी में आगे कोई दिक्कत ना हो तो अभी समझ लें कि जो बच्चे अनाथ होते हैं उन्हें चाइल्ड शेल्टर्स भेज दिया जाता है, जो कि NGOs के अंडर चलते हैं। और कई बार डायरेक्ट सरकार भी चलाती है, या फिर कोई भी इंडिविजुअल इसको शुरू कर सकता है, और सभी को सरकार मॉनिटर करती है, लेकिन सरकार डायरेक्टली नहीं कर सकती। तो अलग अलग कमिटीज के जरिए ये सारे काम होते हैं। खैर, अब कहानी कुछ महीने के बाद पटना से शुरू होती है, और हम देखते हैं वैशाली सिंह को, जो कि एक जर्नलिस्ट है, जो कि पहले बड़े न्यूज मीडिया में काम कर चुकी है, लेकिन अब उसने पटना के अंदर अपना ही एक लोकल न्यूज चैनल खोला है, जिसके अंदर उसके साथ सिर्फ एक कैमरामैन है। और नया न्यूज चैनल है, तो ज्यादा कमाई या फिर पॉपुलैरिटी भी नहीं है। लेकिन वैशाली अपने काम के लिए काफी ज्यादा पैशनेट, वफादार और डिटरमिन्ड है। लेकिन उसे पूरी उम्मीद है कि वो कभी ना कभी सक्सेस पालेगी और अपने दम से देश के अंदर कुछ पॉजिटिव और बदलाव ला पाएगी। और उसका हस्बैंड अरविंद भी सारे खर्च चलाता है, जो कि उसे काफी हद तक पूरा सपोर्ट भी करता है, क्योंकि वो पढ़ा लिखा समझदार आदमी है। वो यहाँ पर उसके सपनों की कद्र करता है। खैर, अब एक दिन उसे कॉल आता है गुप्ता जी नाम के एक मुखबिर का, जो कि उसे सोशल ऑडिट की रिपोर्ट देता है, जो कि सरकार ने करवाई है और किसी ऑर्गेनाइजेशन ने करी थी सभी बालिका गृह के ऊपर, जिसके अंदर उन्होंने बाकी जगह तो सब कुछ नॉर्मली पाया, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कत पाई है मुनव्वरपुर के बालिका गृह के अंदर, यानी कि चाइल्ड शेल्टर के अंदर, यानी कि गर्ल चाइल्ड शेल्टर में, जिसकी जांच के लिए वो रिमार्क देते हैं। अब वैशाली को ये खबर कोई खास अट्रैक्टिव नहीं लगती। साथ ही साथ गुप्ता जी उस रिपोर्ट के लिए 50,000 रुपए मांग रहे थे, तो पहले तो वो मना कर देती है, लेकिन गुप्ता जी उसे किसी तरह से मनाकर उसे वो रिपोर्ट सौंप देते हैं। खैर, अब वैशाली उस रिपोर्ट को थोड़ा सा और डीपली स्टडी करती है, और वो ये पाती है कि मुनव्वरपुर के बालिका गृह से कुछ बच्चियां गायब हो जाती हैं, जो कि कहाँ जाती हैं कभी किसी को पता नहीं चलता। उनका कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, और कई सारी बच्चियों के साथ तो गलत काम होते हैं, ऐसा वहां पर रहने वाली बच्चियों ने बताया है। लेकिन इस चीज पर कभी कोई एक्शन नहीं हुआ। खैर, वैशाली अपने कैमरामैन भास्कर के साथ मुनव्वरपुर के उस बालिका गृह को देखने जाती है, जो कि पहले बात तो एक प्राइवेट गली में बना हुआ था, और उसमें बाहर से ताला डाला हुआ था, साथ ही साथ कोई विंडो वगैरह भी नहीं थी। अब सोनू वहां पर आता है, जिसको हमने शुरुआत में देखा था, जो कि उनसे ये कहता है कि यहाँ पर आना मना है, और उसे सीधा भगा देता है। खैर, अब वैशाली और भास्कर अरविंद के जीजा जी और दीदी से मिलने जाते हैं, जहाँ पर उसके जीजा जी उसे सीरियसली नहीं लेते, और ये कहते हैं कि बच्चा वगैरह करके परिवार पर ध्यान दो, और ये सब काम बाद में होते रहेंगे। दीदी भी यहाँ पर बच्चा करने के लिए बोलती है, जिस पर वैशाली ये कहती है कि अभी वो 1-2 साल रुककर अपने काम को सेट करना चाहती है, और वो लोग उसकी इस बात को सीरियसली नहीं लेते, और उसको ये कहते हैं कि उसकी शादी को 6 साल बीत चुके हैं,
और वो लोग बिल्कुल उस तरह से सोच रहे हैं जैसे पिछड़े इलाकों में सोचा जाता है। खैर अब वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के ऑफिस में जाती है और वहाँ पर ऑफिसर मिथिलेश से मिलती है। उन्हें रिपोर्ट दिखाती है जिस पर वो ये कहते हैं कि ये रिपोर्ट तो वो लाई है, उन्हें इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है और जब तक सरकार पूरी फॉर्मेलिटीज के बाद ऑर्डर्स नहीं देगी तो वो जांच भी शुरू नहीं कर सकते और अगर उसके पास ऑर्डर्स आया तो वो जांच करेगा, कुछ गलत हो रहा होगा तो उसको रोक देगा। और उसे भी इन बच्चियों की काफी फिक्र है क्योंकि वो खुद 2 बच्चियों का पिता है। खैर अब वैशाली इससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो खुद रिपोर्ट लेकर आई थी, लेकिन मिथिलेश ने उसे मानने से ही इनकार कर दिया, तो अब वो क्या ही करे। वहीं उधर अरविंद के पास में वंशी साहू का फोन आता है जो कि उसे काइंड ऑफ धमकी देता है कि वो वैशाली को रोक ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अब जब वैशाली घर आती है तो अरविंद उसको रोकता है और उन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। ऑब्वियस ही बात है कि जान की फिक्र सबको रहती है। खैर अब अगले दिन वैशाली ऑफिस में जाती है और गुप्ता जी से मिलती है जो कि उसे वंशी साहू के बारे में बताता है कि वो खुद एक पत्रकार है, 3 अखबार चलाता है, जबकि सरकार से वो सब्सिडी पर 60,000 पेपर लेता है लेकिन छापता 3 कॉपी है। पहला तो यही घोटाला है और उसका शेल्टर होम है, अलग अलग NGO से भी वो जुड़ा हुआ है, उसके सरकार से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स हैं, MPs उसके घर में आते जाते रहते हैं, उसने चुनाव भी लड़ रखा है। वो अलग बात है कि वो जीता नहीं था लेकिन सरकार की मोस्टली एड्स उसके पास ही आती हैं। तो कुल मिलाकर वंशी साहू एक पावरफुल आदमी है। सरकार के लोग उसके हाथ में हैं तो उसका गलत काम सरकार के आंचल पर भी आ जाएगा जिसको सरकार छुपा कर रखती है। और खुद वो न्यूज़पेपर चलाता है तो वो जानता है कि कैसे क्या दिखाना है, सच को झूठ कैसे करना है और झूठ को सच कैसे करना है, सब कुछ उसके हाथ में है। खैर वैशाली इन सबसे काफी परेशान हो जाती है कि क्या और कैसे किया जाए। तो सबसे पहले वो पटना के ही शेल्टर होम में जाती है, वहाँ के प्रोसीजर को जानती है कि आखिरकार शेल्टर होम्स काम कैसे करते हैं। तो उसको पता चलता है कि पुलिस या फिर अन्य माध्यमों से यहाँ पर बच्चे या फिर बच्चियां लाई जाती हैं जिनकी देख रेख वो लोग करते हैं सरकार की निगरानी में, और जो खर्चा आता है वो सरकार और डोनेशन के पैसे से पूरा किया जाता है। और 18 साल तक बच्चियों को यहाँ पर रखा जा सकता है, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो उन्हें दूसरे शेल्टर होम में शिफ्ट कर दिया जाता है, यानी कि फेर बदल चलता रहता है। दूसरे शेल्टर होम से बच्चियां यहाँ पर आती हैं, यहाँ से कहीं और जाती हैं। खैर अब वो मुनव्वरपुर के शेल्टर होम के बारे में पूछती है तो वहाँ से कभी कोई लड़की तो यहाँ पर नहीं आई, तो हो सकता है कि गायब हुई लड़कियां किसी और शेल्टर होम में पहुंची होंगी। अब वैशाली आगे भी अपनी खोज को जारी रखती है और रिपोर्ट पूरी पढ़ती है कि उस शेल्टर होम में बच्चियों की बॉडी पर जख्म मिले थे। कईयों ने बताया है कि उन्हें बहुत ही बुरी तरह से असॉल्ट करा गया, छोटी उम्र की लड़की हो या फिर बड़ी उम्र की, किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और कई तो इतनी ज्यादा ट्रॉमा में आ गई थी कि वो कुछ बोल तक नहीं पाई, दिन भर बस डर में ही बैठी रहती। और ये पढ़कर वैशाली की रूह कांप जाती है क्योंकि वो समझ गई थी कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी। खैर अब वो सोच ही रही होती है कि आखिर करा क्या जाए और अब वो इस रिपोर्ट की न्यूज को फाइनली चला देती है, जिसके बाद में वंशी साहू उसको बुलाता है और मुस्कुराते हुए उसको धमकी देता है कि उसका चैनल कोई नहीं देखता तो उसकी खबर ज्यादा नहीं फैली है और वो अपने न्यूज़पेपर में उसकी खबर छाप सकता है। उसका क्या कर सकता है वो सोच भी नहीं सकती, और अगर वो नहीं रुकी तो कुछ भी हो सकता है उसके साथ। अब वैशाली वहां से घर आने लगती है तो पूरे रास्ते उसे वंशी के लोगों की गाड़ी फॉलो करती जाती है और पिछले कई दिनों से वो गाड़ी उसके ही घर पर नजर रख रही थी, जिससे कि वो और परेशान हो जाती है, लेकिन वो डरती बिल्कुल नहीं है। अब घर आने पर अरविंद से भी उसकी फिर से बहस हो जाती है, जो कि उसे इमीडिएटली सब कुछ रोकने के लिए बोलता है, क्योंकि उसका ये कहना था कि ये उसके बच्चे नहीं हैं और जब उसके बच्चों के साथ ऐसा होगा तब देखा जाएगा। इस पर वो ये कहती है कि वो आज ही इसको रोकेगी ताकि उसके बच्चों के साथ फ्यूचर में कभी ऐसा ना हो पाए। खैर अगले सीन में वैशाली और भास्कर अलग अलग शेल्टर होम्स के अंदर विजिट करते हैं, जहां पर उनको पता चलता है कि मुनव्वरपुर से कभी कोई बच्ची किसी दूसरे शेल्टर होम में गई ही नहीं है, मतलब कि वो गायब हो चुकी हैं। और गायब कैसे हुई हैं, उनके साथ क्या हुआ है, ये मूवी की स्टार्टिंग से हम समझ सकते हैं। खैर एक ही बच्ची थी जो कि 11-12 साल की थी, किसी शेल्टर होम में आई थी और वो भी मेंटली इल थी, अपने दांत को काट लिया करती थी। और एक सुधा नाम की लड़की थी जो कि पहले मुनव्वरपुर के बालिका गृह में खाना बनाया करती थी और वो अभी उन्हें मिलती है, जिससे कि वो उस जगह के बारे में पूछते हैं, लेकिन डर से तो उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, जिसको वैशाली हिम्मत देती है और वो सब कुछ ऑफ रिकॉर्ड बताने के लिए राजी हो जाती है। तो अब हम उसकी जुबानी उसकी और मुनव्वरपुर की कहानी जान पाएंगे कि असल में वो शेल्टर होम में होता क्या है। तो उसके पिता उसे मुनव्वरपुर के शेल्टर होम में एज अ कुक लगवा देते हैं, जहां पर जाने पर उसे बेबी रानी नाम की एक लेडी मिलती है जो कि इस बालिका गृह की ग्रैंड माता है, जो कि उसे सारा काम समझाती है कि यहाँ पर किसी चीज से उसे कोई लेना देना नहीं है, बस खाना बनाओ और चुप रहो। खैर अब वो बच्चियों को देखती है जिन्हें एक साथ हॉल में रखा जाता था, जहाँ पर वो जमीन पर सोती थी और उन्हें जानवरों की तरह रखा जाता, इनफैक्ट उनसे भी बदतर तरह से। अब ये सब थोड़ा और अजीब और बुरा था, लेकिन एक लड़की भी उसको ये कहती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए क्योंकि ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पाती और बेबी रानी उस बच्ची को बहुत पीटती है।
खैर एक रात उसे यहाँ पर यह दिखाई देता है कि 2 बच्चियों की बॉडी वहाँ पर थी जिनको असॉल्ट करके मार दिया गया था, या फिर खुद पर इल्जाम ना आए इसलिए उनको खत्म कर दिया गया और उनकी बॉडीज को ठिकाने लगाने के लिए जाया जा रहा था। बेबी रानी भी खुद यहाँ पर लोगों के साथ इंटीमेट होती है और कई बच्चियों को फोर्स भी करती है, मार पीट कर आदमियों के पास भेजती है। खैर अब वो दूसरे रूम को देखती है जहाँ पर एक बच्ची को बहुत ही ज्यादा मारा पीटा गया था और उसके साथ गलत काम करा गया था, और ये करने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि मिथिलेश ही था, जो कि यहीं पर पड़ा रहता था और किसी को भी उठाकर उसके साथ गलत काम कर दिया करता। और यही रीजन था कि इसने वैशाली के साथ में ऐसी बदतमीजी करी थी क्योंकि वो खुद इसके अंदर इन्वॉल्व हो रखा था। खैर ये सब चीजें देखकर सुधा की रूह कांप जाती है और वो बच्ची उसे फिर से समझाती है कि वो यहाँ से भाग जाए, क्योंकि अगर किसी को ये लगा कि वो खतरा बन सकती है तो उसे भी खत्म कर दिया जाएगा, गायब कर दिया जाएगा। अब अगले दिन वंशी साहू शेल्टर होम में आता है और एक आदमी उसको ये बताता है कि एडल्ट फिल्म देखकर किसी ने एक बच्ची के साथ कुछ भयानक कर दिया है, जिससे कि वो बच्ची 5 दिन से नॉर्मल नहीं हुई है। तो वंशी उसे खत्म करने के ऑर्डर्स दे देता है, यानी कि ये लोग जानवरों से भी बदतर थे, या फिर ये कहें कि राक्षस से भी खतरनाक। अब वो सुधा से मिलता है जो कि उसे पसंद आती है, तो वो उसे अपने लिए चूज कर लेता है और बेबी रानी भी उससे ये कहती है कि अगर उसे खुश रहना है तो वंशी जी को खुश रखना होगा। सबसे बड़ी बात कि उस जगह पर ये सारी चीजें काफी आम बात थी, किसी को कोई भी लाशरम नहीं आती थी। लोकल डॉक्टर भी वहाँ पर आता रहता था जिसे सब कुछ पता है, लेकिन इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, उल्टा सब मजे लेते थे। अब एक दिन वहाँ पर कोई पार्टी थी जिसके अंदर वंशी, उसके लोग और पहचान वाले आते हैं, अपनी मनपसंद लड़की को उठाकर अपने मन की चीज करते हैं और सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और यही वो दिन था जब ठेकेदार ने मूवी की स्टार्टिंग वाली उस लड़की को असॉल्ट किया था। और अब मौका पाकर सुधा वहां से भाग जाती है, जो कि अब इस शेल्टर होम में सेफ है। लेकिन मुनव्वरपुर का शेल्टर होम एक नर्क की भट्टी है जिसके अंदर वो मासूम बच्चियां रोज जल रही हैं। वो तो लकी थी जो कि वहां से भाग गई। और ये सच जानकर वैशाली की भी आत्मा कांप जाती है, क्योंकि रिपोर्ट्स की लिखावट और असल चीज बताने में फर्क होता है। जो दर्द होता है वो डिफरेंट होता है। तभी वैशाली और भास्कर थोड़ी बहुत बात करते हैं, जहां वैशाली अब फैसला कर लेती है कि कुछ भी हो जाए वो उन बच्चियों को बचा कर रहेगी और उनको इंसाफ दिलाएगी। वो अरविंद की दीदी के घर जाती है, जहां पर वो लोग उसको समझाते हैं कि वो ये सब छोड़ दे, इसमें काफी खतरा है, लेकिन अब वो रुकने वाली नहीं थी। खैर तभी वो अरविंद के जीजा जी सुरेश से बात करती है, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं। वो उनसे हेल्प मांगती है और कोर्ट के राज्य सरकार के खिलाफ PIL फाइल करने के लिए कहती है कि मुनव्वरपुर शेल्टर होम के खिलाफ कार्रवाई और जांच क्यों नहीं हो रही है। जब वंशी को ये बात पता चलती है तो वो काफी परेशान हो जाता है और वो समाज कल्याण विभाग मिनिस्टर रजनी सिंह के पति ब्रिजमोहन से मिलता है, जो कि ये कहते हैं कि वो सब कुछ संभाल लेंगे, उसे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन उनका ये कहना था कि वंशी कोई गलती ना करे, क्योंकि ये बात काफी बढ़ चुकी है। ऊपर से ऑर्डर्स आ चुके हैं कि वैशाली को खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एक महिला पत्रकार के साथ कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो दिक्कत बहुत बढ़ सकती है। जिस पर वंशी ये कहता है कि सरकार अपनी सेफ्टी चाहती है, लेकिन अगर वो फंस गया तो वो सबको लेकर डूबेगा, तो उसे पहले बचाया जाए। खैर अब वो शेल्टर में आता है, जहाँ पर वो कुछ बच्चियों के साथ में मारपीट कर देता है ताकि वो कहीं भी अपना मुंह ना खोलें और कोई कुछ बोले तो कुछ ना बता पाए। और ऐसा करते हुए वो उन सभी को एहसान जता रहा होता है कि वो उन सबको पाल रहा है। खैर अब वो सोनू से ये कहता है कि जिस किसी लॉयर ने वो PIL फाइल किया है वो उसको ढूंढे, जिसको वो नहीं ढूंढ पाता। लेकिन उसे सुरेश के ऊपर शक होता है, तो वो अपने गुंडों के साथ उसको ही बुरी तरह से पीट देता है। अब वैशाली हॉस्पिटल उनको देखने जाती है, जहाँ पर सुरेश उस पर गुस्सा करता है, उसको खरी खोटी सुना देता है और ये बोलता है कि उसने तो PIL फाइल भी नहीं करी थी, जो कि काफी शॉकिंग बात थी कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो किसने किया। अब यहाँ पर सभी लोग उस पर काफी गुस्सा करते हैं, लेकिन अरविंद उसके दुख को समझता है और उसका पूरा सपोर्ट करने के लिए कहता है। अब इसी बीच वो पुलिस स्टेशन जाती है साहू और उसके लोगों के खिलाफ रिपोर्ट डालने के लिए कि उन्होंने उसके जीजा जी को मारा है, लेकिन ऑब्वियसली पुलिस ऑफिसर उसकी बात नहीं सुनता, जिससे कि वो काफी परेशान हो जाती है। खैर उसने पहले ही मन बना लिया था कि अब वो ये खबर लोगों तक पहुंचा कर रहेगी। उसके लिए वो सारे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेगी, जिसकी समझ भास्कर के बेटे को है, तो वो उसे भी अपने साथ जोड़ लेते हैं। खैर वो हॉस्पिटल के बाहर ही वीडियो रिकॉर्ड करती है, जहां पर वो बंसी साहू के खिलाफ सारी चीजें बताती है और सुरेश पर हमला होने वाली बात को भी बोलती है। और इस वीडियो से एक स्पेशल प्रोग्राम किक स्टार्ट होता है, जिसके अंदर रोज इस केस की लाइव रिपोर्टिंग, डेली अपडेट्स, कोर्ट हियरिंग्स और सारी जानकारी पब्लिक तक पहुंचा दी जाएगी। और इसी स्पेशल का नाम वो रखती है भक्षक, जो कि इस मूवी का भी नाम है। खैर अब वो वीडियो सभी सोशल साइट्स पर डाल दिया जाता है, जो कि तुरंत तो वायरल नहीं होगी, लेकिन भास्कर बताता है कि एक उम्मीद की किरण मुनव्वरपुर के अंदर आई है, जिनका नाम है SSP जसमीत गौर, जो कि एक तेज तर्रार और ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। खैर अब ये दोनों ही उनसे मिलने जाते हैं, जो कि सबसे पहले तो उस ऑफिसर के ऊपर एक्शन लेती है जिसने कि सुरेश के ऊपर हमला करने वाले लोगों के प्रति FIR करने से मना कर दिया था। और फिर वो वैशाली से बात करती है, जिसका उसने वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है, लेकिन पुलिस का एक प्रोटोकॉल होता है, तो वो पहले सब कुछ चेक करेगी,
इन्वेस्टिगेशन करेगी और फिर एक्शन लिया जाएगा। अब जसमीत अपने कुछ ऑफिसर्स को बालिका गृह भेजती है सोनू को अरेस्ट करने के लिए, लेकिन साहू पुलिस वालों को अंदर घुसने नहीं देता और वहीं से भगा देता है। साथ ही साथ ये बोलता है कि यहाँ कोई भी सोनू नाम का आदमी काम नहीं करता। इसी बीच जसमीत अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है जो कि उससे ये कहते हैं कि ये केस बहुत ही सेंसिटिव है तो ये बैकफायर कर सकता है और अगर वो कुछ साबित नहीं कर पाए तो जसमीत की जॉब भी चली जाएगी। अब जसमीत वैशाली से मिलती है, उसको बताती है कि केस कोर्ट तक तो नहीं जा सकता क्योंकि वंशी साहू जो है वो न्यूज के बाद से सतर्क हो गया है और वो काफी पावरफुल है तो केस को वो तुरंत ही खत्म करवा देगा और सुरेश पर हुए अटैक को एक हादसा दिखा देगा। तो वैशाली इसके लिए कोई रास्ता निकाले और किसी ठोस सबूत को हासिल करे। खैर वैशाली अब एक प्लान बनाती है कि वो समाज कल्याण विभाग के ऊपर प्रेशर बनाएगी, तभी आगे कार्रवाई हो सकती है और ये केस पहले से ही सरकार की नजर में है और इसी तरह से जांच पड़ताल हो पाएगी। इसी बीच गुप्ता जी भास्कर से मिलने आते हैं और ये बताते हैं कि उन्होंने ही PIL फाइल की थी ताकि केस की और परतें खुल पाएं, जिस पर भास्कर ये कहता है कि उन्हें अभी ये नहीं करना चाहिए था क्योंकि इसके चलते सुरेश को बिना मतलब ही मारपीट का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद वैशाली एक और प्लान बनाती है जिसके अंदर वो भास्कर को बृजमोहन के पास भेजती है जो कि वहाँ ये नाटक करता है कि उसके खिलाफ वैशाली के पास सबूत आ चुका है और मिथिलेश यहाँ पर सरकारी गवाह बन रहा है जो कि बालिका गृह के अंदर की सारी बातें बता चुका है कि क्या कैसे होता है और ये बात तो असल में सुधा ने उनको बताई थी। तो भास्कर एग्जैक्टली सब कुछ बता देता है जिससे कि बृजमोहन थोड़ा सा परेशान हो जाता है। अब यहाँ वैशाली अपने स्पेशल प्रोग्राम भक्षक में रोज के अपडेट्स देती रहती है। वहीं गुप्ता जी अब उसको एक न्यूज देते हैं कि समाज कल्याण विभाग के एक अधिकारी को खत्म कर दिया गया है, लेकिन ये किसी और वजह से हुआ, लेकिन इस न्यूज को वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकती है। अब यहाँ वंशी साहू को बृजमोहन कॉल करके मिथिलेश के बारे में बताता है और वंशी जाकर मिथिलेश की पिटाई कर देता है जिसको वो ये समझाता है कि उसने उसे धोखा नहीं दिया है, ये सारी फेक चीजें हैं। खैर अब यहाँ वैशाली एक न्यूज ब्रेक करती है कि एक अधिकारी को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो मुनव्वरपुर बालिका गृह का सच जान चुका था और वैशाली के पास इसका ठोस सबूत है। उसके पास उन लोगों के नाम है जो कि इसके अंदर मिले हुए हैं, जिसके अंदर बड़े बड़े नेता और पावरफुल लोग शामिल हैं। अब वैशाली ने तो ये अंधेरे में तीर लगाया था और झूठ बोला था, लेकिन डर सच में फैल जाता है और राज्य सरकार से रजनी सिंह को ऑर्डर्स आ जाते हैं कि बालिका गृह के खिलाफ FIR फाइल करी जाए और गिरफ्तारी हो जो कि इसके अंदर कल्प्रिट्स हैं। खैर अब ये खबर सुनकर वैशाली खुश हो जाती है और जसमीत को कॉल करती है जो कि बताती है कि FIR महिला थाने में हुई है तो रेड तो होगी, बच्चियां बाहर भी आ जाएंगी, फिर उनका मेडिकल चेकअप होगा। लेकिन फाइनली वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हेड यानी कि मिथिलेश को ही बयान देंगी जो कि केस बनाएगा, तब कुछ होगा। उसका ये कहना था कि कुल मिलाकर वो उम्मीद ना रखे क्योंकि केस बहुत ही वीक है, जिस पर वैशाली कहती है कि अगर सबूत मिला तो क्या वंशी अरेस्ट हो जाएगा, जिस पर वो ये कहती है कि तब तो वो डायरेक्टली एक्शन ले सकते हैं, उनको एक ठोस सबूत और गवाह चाहिए होगा। तभी वैशाली सुधा के पास जाती है जो कि सीधा मना कर देती है, लेकिन वैशाली उसे जैसे तैसे कर समझाकर मना लेती है। अब सुधा बयान दे देती है जिसको वैशाली रिकॉर्ड करती है, जिसके अंदर सारा सच दुनिया के सामने आ जाता है कि बालिका गृह के अंदर सभी बच्चियों को नींद की दवाई दी जाती थी, फिर उनको नेकेड सुलाया जाता था जहाँ पर सभी लोग उनके साथ गलत काम करते थे। बेबी रानी भी ऐसा ही करती है। वंशी साहू भी लड़कियों के साथ गलत काम करता है और कई बच्चियां तो प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं जिन्हें खत्म कर दिया जाता है ताकि कोई सबूत ना मिले। इन सब में बंसी, सोनू, वंशी के लोग, बेबी रानी और मिथिलेश के साथ बहुत सारे लोग शामिल हैं। खैर इसके चलते फाइनली अब जसमीत एक्शन ले पाती है और बालिका गृह में रेड करके उन बच्चियों को फाइनली बाहर लाया जाता है और बंसी भी अरेस्ट हो जाता है। अब वैशाली फाइनल खबर चलाती है जहां पर वो सबसे ये कहती है कि ये चीज जो कि आज यहाँ पर हुई है वो कहीं और भी हो रही होगी, होती होगी, लेकिन हम चुप रहते हैं तो हमको ये सुनना पड़ेगा और सब बोलना पड़ेगा क्योंकि चुप रहकर हम भी बन जाते हैं भक्षक। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी भक्षक फिल्म की कहानी जो कि अभी हाल ही में ही नेटफ्लिक्स के ऊपर आई है, जो कि एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो कि मुजफ्फरपुर शेल्टर केस से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है, यानी कि ये सारी सच्ची घटना थी। ऑब्वियसली यहाँ पर नाम और जगह को बदल दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिखाने की कोशिश करी गई है कि कई जगहों पर कैसे कैसे गलत काम होते हैं। और इसका जो रियल केस है, अगर आप चाहते हो मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट में बता देना, उसके बारे में भी एक वीडियो मैं जरूर लेकर आऊंगा। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग पावर में होते तो ऐसे लोगों के साथ में क्या करते कमेंट में जरूर बताना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए